नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH24/7। तो सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है और मध्य प्रदेश की खबरों के साथ शुरुआत करते बुलेटिन की। आपको बता दें, सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अपने झूठ और अहंकार के कारण हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता ने मोदी और मामा पर भरोसा जताया और प्रदेश को बर्बाद करने वालों को नहीं जीतने दिया। वहीं शिवराज ने लखपति बहना अभियान शुरू करने का भी भरोसा दिलाया है। वहीं उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में रही सही कसर भी निकाल देंगे। भी 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीते और 29 के 29 सांसद मोदी जी के गले में कमल की फूल की माला पहनाए, पूर्ण बहुमत यहां मिले, इसके लिए अभियान शुरू हुआ है। इधर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों पर जीत के लिए सीएम शिवराज सिंह ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। छिंदवाड़ा राघवगढ़ के बाद शुक्रवार को सीएम शिवराज ने भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट में लाडली बहनों के साथ संवाद किया। INH न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि लाडली बहनों का प्यार लगातार मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। मध्य प्रदेश के तमाम दौरे कर रहे हैं, इसी को लेकर आज भोपाल पहुंचे। भोपाल की उत्तर विधानसभा का में यहाँ पर पहुंचे ईदगाह, इस पे महिलाओं के साथ यहाँ पर संवाद करें, उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सर आज बहनों से मिलने पहुंचे हैं। सर, लगातार आप ये कोशिश कर रहे हैं कि बहनों से सीधी मुलाकात हो जाए। नहीं, भाई बहन सबसे मिल रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं और लोकसभा में जिताने की अपील भी कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि लाडली बहनों का प्यार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सर आपको मिलता जा रहा है। सर लाडली बहनों का प्यार भरपूर आ जाने, हाँ मिला है और मिल रहा है। ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका कहना है कि लाडली बहनों का प्यार लगातार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन नितिन मालवीय के साथ प्रदीप तलवार, NH24/7 भोपाल। आपको बता दें, उमा भारती का अपनी पार्टी के साथ साथ जनता में भी भरोसा कम होता जा रहा है। इसकी बदगी इस बात से मिलती है। आपको बता दें, जहां जहां उमा भारती ने भाजपा के लिए प्रचार किया, वहां वहां बीजेपी हार गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत मिली है, वहीं दूसरी तरफ उमा भारती के प्रभाव वाली चारों सीटें बीजेपी हार गई। इन चारों सीटों पर उमा भारती अपनी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने भी गई थी। उमा भारती की अपनी सीट माने जाने वाली बड़ा मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी की हार हुई। खरगापुर सीट से उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी चुनाव हारे। उमा भारती के गृह जिले टीकमगढ़ के जिला मुख्यालय से भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी हार गए। उमा भारती को पार्टी ने सांची विधानसभा में भी प्रचार करने के लिए कहा था। उमा भारती सांची प्रचार करने के लिए नहीं गई और वहां बीजेपी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अथक प्रयास किया है और जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी जन जन के मन में बसी हुई है, उसके परिणाम सामने निकल कर आए हैं। कई जगहों पर हार होती है, कई जगहों पर जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी उसका भी पूरी तरीके से आकलन करेगी कि अगर कहीं पर पीछे छूट गए तो उसके कारण क्या रहे हैं और प्रत्येक बूथ को विजय करने के लक्ष्य के साथ में लेकर 2024 की तैयारी करेगी। उमा भारती का प्रदेश में ही सियासी कद धीरे धीरे तेजी से घट रहा है। उसका बड़ा कारण यह है कि वह अपने बयानों पर कायम नहीं रहती। बात रायसेन के शिव मंदिर की हो या शराबबंदी की, बार बार अपने बयानों को बदलने से उमा भारती ने भाजपा के साथ साथ जनता के बीच भी अपनी पैठ को खो दिया है और यही कारण है कि उनके सभी करीबी चुनाव हार गए हैं। अनुराग मालवीय, INH24/7 भोपाल। चलिए बात करें सीहोर की, तो सीहोर में भाजपा को वोट देने पर एक महिला की उसके देवर ने पिटाई कर दी है। जी हां, सीएम शिवराज चौहान ने मामले को बेहद संजीदगी से लिया है। उन्होंने महिला से मुलाकात की और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिस लाडली बहनों ने बीजेपी को मध्य प्रदेश में 163 सीटें जिता दी, उसी बहन को अब इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। मामला सीहोर के अहमदपुर थाने का है। यहाँ सीहोर में भाजपा को वोट देने की बात पर मुस्लिम महिला को उसके देवर ने डंडे से पीटा, थप्पड़ और मुक्के मारे। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना 4 दिसंबर की है। मैंने भाजपा को वोट दिया था, इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज हो रहा था, कहने लगा मैं भैया के साथ हूँ,
वो मेरे भैया है, वो मेरी फिक्र करते हैं, तो मैं दूंगी उनके लिए वोट। को नहीं दूंगी। कौन नाराज हो रहा था? देवर जावेद। क्या किया आपने? उसने मारपीट करी मेरे साथ, कहने लगा वो वोट कौन दिया आपने। उनसे मैंने मिल लिया है, वो मेरी फिक्र कर रहे हैं, मैं उनकी फिक्र करूंगी, आगे वोट दूंगी मैं तो उनको। उधर जब इस मामले का पता सीएम शिवराज को लगा तो उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने महिला को बुलवाकर मुलाकात की, अधिकारियों को निर्देशित कर उचित कार्रवाई करने को कहा। महिला के साथ हुई मारपीट की राष्ट्रीय पसमानदा पुलिस महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान ने भी निंदा की है। सवाल यह है कि बीजेपी को वोट देने पर एक महिला के साथ ऐसा सलूक करने की प्रवृत्ति किस मानसिकता की ओर इशारा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ श्यामपुर से वसीम खान, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में 230 विधायक चुन लिए गए हैं। आपको बता दें इनमें से कुछ कई बार से विधायक चुने जा रहे हैं, तो वहीं कुछ पहली बार यहां पर चुने गए हैं। एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है कि इन विधायकों को कितनी सैलरी मिलती है। आइए जानते हैं विधायकों की सैलरी और सुविधाओं के बारे में। प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, नए विधायक आ चुके हैं। कोई ऐसा भी विधायक है जो ये कह रहा है कि उसने लोगों से चंदा मांगकर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के आए। कोई ऐसा भी विधायक है जो खुद के हेलीकॉप्टर में सफर करता है। लेकिन वास्तव में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे जो सर विधायकों को अगर हम देखें सभी तरह के भत्ते, अनुदान राशियां, ये किस तरह का सेगमेंट होता है, किस तरह का इनके पास में प्रावधान होते हैं सर? महत्वपूर्ण रूप से जो है सर, देखिए, विधायक को चूंकि जनता की सेवा करनी होती है, क्षेत्र के विकास कार्य भी करने होते हैं, तो उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। तो उनके क्षेत्रीय विकास निधि के नाम से ही निधि दी गई है जो करीब 2.5 करोड़ है। और साथ ही साथ चूँकि विधायक को अगर क्षेत्र में वो घूमते हैं और कोई ज़रूरतमंद है, मान लो किसी को चिकित्सा की आवश्यकता है इलाज के लिए या कोई और तात्कालिक आवश्यकता है, तो उसके लिए पहले करीब 15 लाख स्वेच्छा निधि कहलाती थी, 50 हुई, अब 75 लाख उनको प्रतिवर्ष वो दी जाती है। तो ये उनको इसके लिए जनता की सेवा में या जनता के लिए उपयोग के लिए राशि उनको प्रदाय की जाती है। बाकी तो उनके जो दैनिक वेतन और भत्ते वो अलग प्रदाय किए जाते हैं। ये जो दैनिक सर, पहले तो ये जो 75 लाख हुई है वो क्या नए विधायकों को मिलेगी कि इसके पहले मिलना शुरू हो गई थी सर? नहीं, अभी मिलना शुरू हो गई थी वो, अभी जो 15वीं कार्यकाल से ही शुरू हो गई थी वो, तो उनको मिल रही थी। अब नए आगे भी उन्हीं को मिलेगी। सर जो दैनिक भत्ता है और जो बाकी वेतन है वो उसका प्रारूप किस तरह का होता है सर? वेतन 1,10,000 करीब उनको वेतन मिलता है। बाकी तो जब सदन की कार्रवाई में भाग लेने आते तो उसका भत्ता अलग मिलता है। जैसे हमारी बहुत सारी समितियां हैं, उनकी समितियों की जब बैठकें होती हैं उसमें आते तो उनको भत्ते की पात्रता रहती है। तो इस तरह से प्रयास ये रहता है कि सुविधाजनक तरीके से विधायकी का दायित्व वो माननीय सदस्य निर्वहन कर सकें, उसके लिए ये व्यवस्थाएँ की गई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमने विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह साहब के माध्यम से उन विधायकों के लिए जरूर साझा करने की कोशिश की है जो पहली दफा निर्वाचित हुए हैं। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल। इधर झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होने के बाद भाजपा हमलावर है। बता दें मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मूल चरित्र उजागर हो रहा है। VD शर्मा ने तंज कसा है कि कांग्रेस में किसी चीज की गारंटी है तो वह भ्रष्टाचार की गारंटी है। उन्होंने कहा है कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। इस दौरान उन्होंने PCC चीफ कमलनाथ पर भी निशाना साधा है। सांसद धीरज साहू के ऊपर उनके ठिकानों पर जब छापे पड़े हैं तो किस प्रकार से 210 करोड़ से ऊपर कैश जो पकड़ा गया और लगातार अभी ठिकानों पर जांच जारी है और लगातार कैश भी पकड़ा जा रहा है, वो कहां तक पहुंचेगा अभी उसका बताना बहुत संभव नहीं होगा। लेकिन आज इस देश के अंदर ये कहा जाता है कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो भ्रष्टाचार की गारंटी है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं तो मोदी जी की भी गारंटी है कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। इनको जो भी दंड मिलने होंगे वो तो मिलेंगे ही।
इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में घोषित प्रत्याशियों को बदलना कांग्रेस को महंगा पड़ गया है। जी हां, प्रत्याशियों की सूची में अंतिम समय के बदलाव कर कांग्रेस ने बगावत दबाने की कोशिश की थी, लेकिन यह दांव उन पर ही उल्टा पड़ता दिखाई दिया। देखिए इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस मंथन के दौर से गुजर रही है। वहीं चुनाव से पहले प्रत्याशियों की जारी 3 सूचियों में से एक सूची तो सिर्फ प्रत्याशी बदले जाने को लेकर जारी की गई। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 144 नामों की घोषणा की थी। वहीं दूसरी सूची में 88 नामों के साथ 3 विधानसभाओं में नाम बदल दिए गए, जबकि तीसरी और अंतिम सूची कांग्रेस ने सिर्फ प्रत्याशी बदलने के लिए ही जारी की थी, जहां दूसरी सूची में दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती, कोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति और पिछोर से शैलेंद्र सिंह का टिकट बदलकर अरविंद सिंह लोधी को दिया गया। वहीं अंतिम सूची में सुमावली, पिपरिया, वड़नगर और जावरा के प्रत्याशी बदल दिए गए, लेकिन प्रत्याशी बदले जाने के बाद भी कांग्रेस को 7 में से मात्र 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई। सुमावली से कुलदीप सिंह सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस हारी। वड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल को टिकट कांग्रेस हारी। जाबरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सोलंकी उम्मीदवार बने, कांग्रेस हारी। पिपरिया से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र वेलवंशी लड़े चुनाव, कांग्रेस हारी। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को दिया टिकट, कांग्रेस जीती। गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह NP प्रजापति को दिया टिकट, कांग्रेस हारी। पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद लोधी को दिया टिकट, कांग्रेस हारी। इन टिकटों में तो 3 मौजूदा विधायक भी थे, जिनके टिकट काटने के बाद उन्हें दोबारा टिकट दिया गया, जिसमें गोटेगांव से NP प्रजापति, बड़नगर से मुरली मोरवाल और सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा। हालांकि चुनाव नतीजे आने के बाद अब कांग्रेस समीक्षा की बात कर रही है। आप उसको सकारात्मक रूप में भी क्यों नहीं देख रहे हैं? राजेंद्र भारती जी को हमने दतिया में दिया, उन्होंने कद्दा और नेता नरोत्तम मिश्रा जी को हराया है। अब चूंकि जो पार्टी हार जाती है तो उसके लिए अलग ढंग के दिमाग चलते हैं। हम जीत जाते तो यही कहते हैं कि हमने 3 भी बदल देते तो हम जीत जाते। ये कोई कारण नहीं, पार्टी विश्लेषण कर रही है और तकनीकी तौर पर भी हमारे नेता कमलनाथ जी उसका परीक्षण करवा रहे हैं। और कितना भी परीक्षण हम भी करवा लें, भाजपा भी करवा ले, एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ EVM है। बहरहाल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को 109 सीटें मिली थीं। वहीं सिंधिया समर्थकों की बगावत के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी 127 सीटें जीतकर एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो गई थी, जबकि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने 163 सीटें जीती, तो कांग्रेस को मात्र 66 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है, जिसमें बदले गए टिकटों को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में हार की समीक्षा के साथ साथ कांग्रेस में इस्तीफों का दौर भी जारी है। उधर दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई तो इधर जबलपुर में महामंत्री का इस्तीफा यहां पर देना हो गया। आखिर इसके पीछे क्या है वजह और क्या है इसके मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। हार पर कांग्रेस में अब हाहाकार। दिल्ली में समीक्षा बैठक के बाद इस्तीफे, कांग्रेस के 2 महामंत्री आउट, नेता प्रतिपक्ष पर फैसला जल्द। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पदाधिकारी इस्तीफे दे रहे हैं। शनिवार को जबलपुर में कांग्रेस के 2 महामंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इनके नाम है अशोक गुप्ता और पंकज पांडे। दोनों महामंत्रियों ने PCC चीफ कमलनाथ को इस्तीफा भेजा है। दोनों ही नेता जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रभारी थे। हम लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ चुके हैं और बहुत जल्द, जैसे कमलनाथ जी ने कहा, अपने दौरे शुरू करेंगे। और जिनने इस्तीफे दिए हो सकता है उनके कुछ निजी कारण हो, व्यक्तिगत कारण हो, क्योंकि जब चुनाव हारते हैं तो कई लोग भावनाओं में बहकर भी इस्तीफा देते हैं कि उनका पार्टी से बड़ा लगाव होता है। कुछ निजी कारण भी हो सकते हो, एक अलग विषय है, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी अपने काम में लगी है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है। मध्य प्रदेश में इस्तीफे से पहले शुक्रवार शाम को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में MP कांग्रेस नेताओं की समीक्षा बैठक हुई थी। MP कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि हार के कारणों पर खुले मन से चर्चा हुई।
कहां कमियां रही, इस पर आत्ममंथन, विश्लेषण और चर्चा की गई। सुरजेवाला ने ये भी बताया कि एमपी के नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष से जल्द पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए भी कहा है, ताकि विधायक दल की बैठक कर जल्द नेता प्रतिपक्ष तय किया जा सके। मध्य प्रदेश के सब नेताओं से चुनाव के नतीजे के बारे में तफसील से विश्लेषण किया। हार के कारणों पर बड़े खुले मन से चर्चा हुई। हमसे कहां कमियां रही मध्य प्रदेश का मन जीतने में, मध्य प्रदेश की जनता का मन जीतने में, इस पर भी बड़े खुले मन से आत्म मंथन भी हुआ। उधर बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि हर बार इनकी समीक्षा धरी की धरी रह जाती है। कांग्रेस में परिवारवाद की समीक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस में नीति का दोष है, जिसको जनता इनको बार बार समझाती है और इनको खारिज करती है, अस्वीकार करती है, पर कांग्रेस मानने तैयार नहीं है। इस्तीफा तो कमलनाथ जी के होने की चर्चा थी, पर इस्तीफे महामंत्री दे रहे हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी जिम्मेदार हैं, कार्रवाई उनको करनी चाहिए, जबकि विषय कांग्रेस पार्टी का है। बीजेपी के लिए तंज कसने का भले मौका हो, लेकिन कांग्रेस के लिए ये सबक लेने का टाइम है। हार की समीक्षा पार्टी जरूर करे, लेकिन नेताओं की बात भी सुने, क्योंकि कांग्रेस की हार पर दिग्विजय के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सर्वे में कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन भितरघात हार की प्रमुख वजह है। ऐसे में कांग्रेस को भितरघातियों का भी पता लगाना चाहिए। हाल ही में कांग्रेस ने शिकायत मिलने पर मुरैना, टीकमगढ़ और शाजापुर के जिला अध्यक्षों पर भी कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। अगर बात करें अगर ग्वालियर की, तो ग्वालियर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने डबरा देहात थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह परिहार को तत्काल लाइन अटैच कर दिया है। बता दें कि रेत माफिया और थाना प्रभारी की बात पर ऑडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर INS 24/7 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। खबर को संज्ञान में लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है, जिसका आदेश भी अब जारी कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं राजधानी भोपाल की। तो भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर सर्विस रोड बनने का काम चल रहा है। जी हां, सर्विस रोड बनाने वाली कंपनी की लापरवाही के चलते कोलार से आने वाली पानी की पाइपलाइन डैमेज हो गई है। पाइपलाइन फूटने के कारण सड़क पर सैलाब का नजारा देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन और आसपास की कॉलोनी में इसी पाइपलाइन से पानी की सप्लाई की जाती है। ऐसे में इलाके में पानी की किल्लत के भी आसार बन गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पानी की पाइपलाइन फूट गई है। लोगों को पानी की किल्लत हो सकती है इससे, जहां पर आप देख सकते हैं नदी जैसा सैलाब बना हुआ है यहाँ पर पानी का। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन के पास हम खड़े हैं इस वक्त, और आलम यह है कि जहां सर्विस रोड बननी थी वहां पर कुछ गहराई पर जो एक पाइपलाइन जाती है, जो कि करीबन यहाँ से आसपास की अगर बात करें तो 25 से ज्यादा 30 के आसपास जो कॉलोनी है वहां से पानी की सप्लाई होती है। लेकिन सर्विस रोड को बनाने के लिए यहाँ पर खुदाई का कार्य चल रहा था। खुदाई कार्य के चलते जो सर्विस लाइन का जो वॉल है वो यहाँ पर टूट गया। तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और हजारों लीटर पानी जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर खराब हो रहा है। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की ओर इशारा करती है कि सर्विस लाइन का काम तो जरूर हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पर तकनीकी कमियां हैं वो यहाँ पर पहले नहीं किए जा रहे। जो पाइपलाइन यहाँ से निकल रही थी, पाइपलाइन को देखकर किस प्रकार से काम होना था, क्या पाइपलाइन को लेकर के अलग अलग प्रकार से जो तैयारियां थी वो की जानी चाहिए थी, वो तैयारी कहीं ना कहीं सर्विस लाइन को बनाते समय नहीं देखी जा रही, जिसका खामियाजा अब जो आसपास की जो जनता है जो इस पानी को इस्तेमाल करती थी, अब वो कहीं ना कहीं इस पानी से न मिलने से अब परेशान होगी। माना यह जा रहा है कि आसपास जो क्षेत्र हैं करीब 25 से 30 कॉलोनियां हैं जहां पर जब पानी की सप्लाई है वो यहाँ पर होती है, लेकिन ये पानी सप्लाई जो है वो आज नहीं हो पाएगा। तो खामियाजा कहीं ना कहीं सर्विस लाइन को बनाने वाले लोगों को इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो आम जनता जिससे इसका पानी को का लाभ मिलना चाहिए वो जरूर इसका हर्जाना भुगती नजर आएगी। कैमरा पर्सन नितिन मालवीय के साथ प्रदीप, INS 24/7 भोपाल। चलिए बात करें भोपाल की, तो भोपाल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 64 खंडपीठों का गठन किया गया, जिसमें 21,000 प्रकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखे गए हैं। लोक अदालत में आपराधिक, सिविल समेत अन्य प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। साथ ही लोक अदालत में 30,000 लंबित प्रकरणों को निराकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। आज ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तत्वावधान में ये वर्ष की अंतिम
लोक अदालत लग रही है। पूरे वर्ष में हम जो है, वैसे तो हमारी स्थायी खंडपीठें भी लगती हैं हर महीने की, जिसमें हम ये मामलों का निराकरण करते हैं, लेकिन इस नेशनल लोक अदालत में अभी हमने जो है कुल 64 खंडपीठों का यहाँ पे गठन हुआ है। और जो भी शमनीय अपराध होते हैं या सिविल मामले होते हैं, खासकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के भी मैटर जहाँ पति पत्नी के आपस में विवाद होते हैं, ऐसे मामलों को हम लोग इस लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करते हैं। अब बात राजगढ़ की, तो राजगढ़ जिले में छापी हेडा नगर के एक कृषि उपज मंडी परिसर में 17 से 23 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। भागवत कथा का वाचन देवकी नंदन ठाकुर करेंगे। कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, जिसे देखते हुए कलेक्टर और एसपी समेत अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी ने कथा स्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही कलेक्टर ने विद्युत मंडल के अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान कथा पंडाल में आ रही बिजली के तारों को हटाने के भी निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।